Hello my all dear students, friends and other visitors. This is my first video in this YouTube channel Study with Ease. My name is प्रज्वल सिंह एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जिसका नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं उनको मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, और उनका एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ द वर्ड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। सेकंड पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। थर्ड पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू बुक। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, आई मीन नेचर ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द वर्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? बहुत लोगों का मानना है कि ये अलग अलग फ़िलासफ़र आए और उन्होंने ये केमिस्ट्री वर्ड दिया, बट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि ये वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड खेमिया से आया। खेमिया, KHEMEIA, खेमिया। ठीक है, तो ये खेमिया का मतलब क्या होता है? खेमिया का मतलब होता है टू कास्ट टुगेदर, मतलब किसी चीज़ को क्या करना है? कास्ट करना है। कास्ट करने का मतलब पुट करना है, टू पुट टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ। ठीक है, मतलब किसी दो सब्सटेंस, किसी दो मटेरियल या किसी भी दो कंपाउंड को एक साथ पुट करना और जो भी उनका प्रोडक्ट निकल रहा है उनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चाहे आर्टिफिशियली चाहे नेचुरली। ओके, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। अब ये अकॉर्डिंग टू मी कहने का मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैंने केमिस्ट्री को किस टाइप से समझा है, किस प्रकार से समझा है। ठीक है, तो इस डिफिनीशन को आपको किसी भी एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं करना है, केवल समझ लेना है कि मैंने केमिस्ट्री को किस टाइप से समझा है। Okay, so chemistry is not only a subject but it is an idea or thoughts to learn how different type of things can make possible to become one thing by naturally or artificially। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट केवल नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि ये एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ के ख़त्म करो, एग्ज़ाम हो गया, काम ख़त्म। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है केवल, ये एक आइडिया है, आई मीन एक थॉट्स है, सोच है एक, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स कंबाइन किए जाते हैं और कंबाइन करने के बाद उनका जो रिज़ल्ट निकलता है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, मैं क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि डिफिनीशन जो है मानते हैं वो राइटर, ढेर सारे अलग अलग राइटर हैं, उनकी डिफिनीशन अलग अलग होती है, बट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी एक डिफिनीशन को ओरिजिनेट करें। आई मीन हम भी एक डिफिनीशन को अपने हिसाब से उस चीज़ को समझें और उसको हम अच्छे से डिफ़ाइन करें और उसकी एक डिफिनीशन बनाएं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू बुक। अब यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ये है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड डिफिनीशन है कि केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी स्टडी करना है? मैटर की, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर की स्टडी करना है। इट इज़ अ नेचुरल साइंस, ये एक नेचुरल साइंस है जो कवर करता है एलिमेंट दैट मेक अप मैटर टू दिस कंपाउंड टू द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। कहने का इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री एक साइंटिफिक स्टडी है मैटर की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए। फिर ये एक नेचुरल साइंस है जो क्या कवर करता है कि कैसे एलिमेंट कंपाउंड बनते हैं और कैसे कंपाउंड से नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और वो कंपाउंड कैसे बनते हैं? कंपोजिशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कंपाउंड तैयार होते हैं, या कोई भी एलिमेंट जो तैयार होता है वो कंपोजिशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से तैयार होता है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी 9th क्लास में केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा है उन्हें भी इस वीडियो में सारी बातें, एक एक बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और जितने भी पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसको अपने दिमाग में रखो, वो आगे आपके आने वाले समय में बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या था? हमने पढ़ लिया डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी और डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू बुक। अब अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू ग्रेट फिलोसफर्स एंड अदर्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट तभी होता है जब उस चीज़ की खोज होती है या उस चीज़ की बिगनिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या है? पहले केमिस्ट्री कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया होगा, आई मीन डेवलपमेंट हुआ होगा। सबसे पहला पॉइंट है एंशिएंट फिलोसफर। कुछ ऐसे प्राचीन काल के फिलोसफर थे
जो किसी चीज़ की खोज के लिए निकले। अब कौन सी चीज़ के लिए खोज के लिए, किस चीज़ की खोज के लिए निकले वो हम देखेंगे। पहले क्या है, पहले उन्होंने एक पत्थर के बारे में सुना कहानियों में, और उस पत्थर का नाम क्या था, पारस। पारस पत्थर हम भी कहानियों में सुने होंगे कि ये एक ऐसा टाइप का पत्थर होता है जो देवताओं के पास होता था, और वो सारी चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे। मतलब कोई भी टाइप का मेटल होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, गोल्ड में। तो वो भी सोचे कि हमारे अर्थ पे ये पत्थर मौजूद ज़रूर होगा, अगर कहानियों में सुना गया है तो वो भी खोज के लिए निकले पारस पत्थर की तरफ। तो पारस पत्थर मिला तो नहीं, लेकिन उन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए एक जगह जो थी खेमिया, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था कि खेमिया क्या है, एक वर्ड है। बेसिकली ये एक वर्ड नहीं है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है खेमिया, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, जहाँ से ही केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई, खेमिया से ही केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है। तो उन्होंने ये बोला कि खेमिया में, मतलब बहुत लोगों को ये बताया कि खेमिया में वो पत्थर मिलता है जो सारी चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि ये बात सही नहीं है। और उन्होंने क्या बोला कि हमारे अर्थ पर ऐसा भी केमिकल मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, जो हमको इमॉर्टल बना सकता है, मतलब अमर बना सकता है। हम कभी नहीं मरेंगे, हम अमर बन जाएंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये दोनों बातें गलत हैं, लेकिन उस टाइम ऐसी प्रथाएं थी कि ये दोनों बातें सबको सही लगती थी। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, जान गए। ठीक है, अब क्या है, अगला पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल एलिमेंट। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट चालू है। अब क्या है, आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल कहाँ चीज़ से, मैन मेड चीज़ें कहाँ से आती हैं, हम सारी चीज़ें नेचुरली लेते हैं, मतलब नेचर से हम सारी चीज़ लेते हैं और उनको अपनी तरीके से बना करके, मेक करके उन्हें मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, कुछ एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट थे, नेचुरल एलिमेंट को क्या किया गया, लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया उन एलिमेंट के ऊपर, और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाए गए। कहा गया है, मतलब कहा जाता है, ये बात सही है, ये दोनों बातें गलत हैं कि पारस पत्थर और इमॉर्टल नहीं मिला, इमॉर्टल वाला जो केमिकल था वो नहीं मिला। लेकिन ये बात सही है कि जो यूरेनियम 92 है, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका 92 है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हमको पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं वो सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं, मतलब मैन मेड हैं, मतलब लैब में बनाए गए एलिमेंट हैं। ठीक है, वो नेचुरली अकर नहीं होते हैं, तो वो सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट है। यूरेनियम 92 के बाद आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने ओपन करोगे और आपको स्क्रीन के पे भी पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी। इसके बाद जितने भी यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, वो सारे आर्टिफिशियल हैं। इतनी बात समझ में आई। अब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट अभी भी चालू है। अब मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहती है, मतलब हम मानते हैं कि मॉडर्न केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है। मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है 1700 सेंचुरी से, 1700 सेंचुरी से। अब 1700 सेंचुरी में कौन कौन था, जैसे रॉबर्ट बॉयल थे, और कौन थे, जॉन डाल्टन थे। इन लोगों ने कहा कि केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1700 सेंचुरी से हुई है मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, उसके पहले की केमिस्ट्री, ओल्ड केमिस्ट्री या एंशिएंट केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉडर्न केमिस्ट्री जहाँ से सारे एलिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होना चालू हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1700 सेंचुरी से होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, 1700 सेंचुरी से। और जो ओल्ड या एंशिएंट केमिस्ट्री थी वो कहाँ से होना स्टार्ट हुई, वो बहुत पहले से, मतलब 1000 BC के लगभग से क्या हुआ, ओल्ड केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। मतलब जब कुछ एलिमेंट मिले और जब वो नेचुरली कंबाइन होकर नया एलिमेंट जब प्रोड्यूस हुआ, तो लोगों को पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है, मतलब कोई दो एलिमेंट या कोई दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना सकते हैं। लोगों को ऐसा पता चला, लेकिन एक्सपेरिमेंट लोगों ने नहीं करना चाहा। ठीक है, तो मेन एक्सपेरिमेंट कहाँ से चालू हुआ, 1700 सेंचुरी से चालू हुआ। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, केमिस्ट्री एज अ ब्लेसिंग और कर्स। यहाँ पे ये बताया गया कि केमिस्ट्री क्या हमारे लिए आशीर्वाद है या हमारे लिए अभिशाप है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है जिसका हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा हो। जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कहा गया है कि केमिस्ट्री हमारे लिए ब्लेसिंग का भी काम करती है और हमारे लिए कर्स का भी, मतलब आशीर्वाद का भी काम करता है और कर्स का भी। कहाँ कहाँ पे आशीर्वाद का काम करता है, वहाँ पर जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो हमारी क्लॉथ्स इंडस्ट्री हैं, मतलब कपड़ा बनाने की, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी,
ठीक है। उन सब में केमिस्ट्री क्या है, ब्लेसिंग का वर्क करता है, ब्लेसिंग वर्क करता है। और कर्स मतलब अभिशाप हमारे लिए कहाँ पे, जहाँ पे इस केमिस्ट्री की हेल्प से मतलब ऐसे ऐसे पॉइज़न तैयार किए जाते हैं जो दूसरे के लिए हार्मफुल हैं या जो दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वहाँ हमारे लिए केमिस्ट्री क्या है, एक कर्स है, एक अभिशाप है। या हम दूसरे देश को, हम चुटकी भर में दूसरे देश को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से उनका विनाश कर सकते हैं हाइड्रोजन बम की सहायता से या एटॉमिक बम की सहायता से, ठीक है। एटम बम, न्यूक्लियर बम, इन सब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को चुटकी भर में समाप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो केमिस्ट्री हमारे लिए ब्लेसिंग का भी वर्क करती है और कर्स का, अभिशाप का भी वर्क करती है, ठीक है। जिस चीज़ के प्रोज होते हैं उस चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ी, कहाँ कहाँ पे केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज़, मतलब केमिस्ट्री अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम में आती। जैसे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या होता है, केमिस्ट्री कहाँ पे काम आती है। आप सोप यूज करते हो आप, ठीक है, आप ऑयल यूज करते हो, हेयर ऑयल यूज करते हो, ठीक है। आप मतलब जितने भी घर में सामान यूज करते हो, आज ही से देखना स्टार्ट कर देना कि जो भी आप सामान यूज करते हो वो किससे बना है, केमिकल से बना है। सारी चीज़ कुछ नहीं है, मैंने क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि कोई भी मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो कैसे बनी, केमिकल से बनी हुई है, ठीक है। हमारे माइंड में हमारी बॉडी भी किससे क्रिएट हुई है, केमिकल से क्रिएट हुई है। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी किससे, केमिकल से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, केमिकल से स्टार्ट। केमिस्ट्री का मतलब मैंने कैसे समझा है, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल प्लस हिस्ट्री, केमिकल प्लस हिस्ट्री, इन दोनों वर्ड से क्या बना है, केमिस्ट्री बना है। मैंने समझा है, कहीं पर लिखा नहीं, लेकिन मैंने इसको ऐसे समझा है, केमिकल प्लस हिस्ट्री मतलब हम किसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिकल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, और उन्हीं हिस्ट्री को पढ़ के नए नए एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है। अब बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकॉनमी, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, नेशनल इकॉनमी में है। कैसे नेशनल इकॉनमी में, जब हमारे नए नए प्रोडक्ट बनते हैं तो हमारी इकॉनमी जो जीडीपी ग्रोथ है, चाहे वो ग्लोबली हो चाहे वो नेशनली हो, वो हमारी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है। तो केमिकल का या केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहाँ पे जाता है, नेशनल इकॉनमी में भी जाता है। समझ में आया। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन। इसका बहुत बड़ा हाथ क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए नेशन का, ठीक है। नेशन का मतलब हम जानते हैं, चाहे एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम किसी भी देश के लिए, हमारे देश के लिए ख़तरनाक क्यों ना साबित हो, लेकिन हम जब इनका डेवलपमेंट करते हैं, जब हम इन चीज़ को डेवलप करते हैं तो हमारे नेशन का ग्रोथ होता है, क्योंकि हम उन जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या करते हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं, या दूसरे देश के प्रोडक्ट को हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, हमारे कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे नेशन का डेवलपमेंट होता है और उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, उसकी ग्रोथ होती है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब क्या है, अगला पॉइंट है एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब एक पहलू है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इम्पॉर्टेंस तो है केमिस्ट्री का, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पहलू ये आ रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। अब कैसे वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जब हम नए नए केमिकल यूज़ करते हैं तो जो केमिकल में जो बचा हुआ पार्ट, मतलब जो जैसे हमने लेबोरेटरी में क्या हुआ, हम केमिकल लैब में गए, केमिस्ट्री लैब में गए, और वहाँ पे हमने कोई नया केमिकल इवॉल्व किया, कोई नया केमिकल हमने क्या किया, जनरेट किया। तो जो हमारे लिए जो पार्ट उसका हमारे लिए यूज़फुल है उसको तो हम रखते हैं, और जो बाकी पार्ट है उसको हम अपने इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उन्हीं पार्टों से होता है। इतनी चीज़ समझ में आई कि केमिस्ट्री में ऐसा कुछ केमिकल्स ऐसे भी मौजूद हैं, जैसे हमारे लिए कौन सी गैस है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए हार्मफुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहाँ से निकलती है, हम जो एसी, रेफ्रिजरेटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, जो कार्बन गैस एमिट करती, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एमिट करती है, ठीक है। तो ये सारी गैसें हमारे लिए क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट पे
क्या करती, इनको डिग्रेड करती। इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने का मतलब है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होती, हार्मफुल होती। तो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस भी है। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो केमिस्ट्री की मदद से इसको सही भी किया जा सकता है। मतलब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाएंगे और जितनी भी ऐसी गैसें हैं उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे प्योर गैसेस में। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे प्योर गैसेस में। ठीक है, तो इन सब पे भी रिसर्च चल रही है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं इन सब पे भी रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू प्योर गैसेस, CFC को। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे भी रिसर्च होती रहती है लगातार, और हमें और हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे केमिस्ट की या ऐसे साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो इन सब पे रिसर्च करके हमारे जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको क्या करें, अच्छा करें। आई मीन अपग्रेडेशन करें, ना कि डिग्रेडेशन। उस चीज़ को क्या करना है, इन्वायरमेंट को हमको अपग्रेड करना है और अच्छा बनाना है, इन्वायरमेंट को और प्योर बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक में हमने देखा। अब जो अगला टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मैटर, किसी भी मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिनिमम टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई भी मैटर है उसकी फ़िजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैटर किस कलर का है, वो स्मेल करता है या नहीं, ओडोरनेस है या फिर ओडोरलेस है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वॉल्यूम उसका क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या बताता है, किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी ये बताती है, जैसे मान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन। जब ये कार्बन और हाइड्रोजन का जब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मतलब जब ये कंबाइन होता है, मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बन गया, मीथेन। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब जब कार्बन और हाइड्रोजन का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो उनके बीच रिएक्शन क्या हुई और उनका प्रोडक्ट क्या निकला, वही हमारी क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने के लिए। ठीक है, कोई एक एलिमेंट, जैसे एक कार्बन है, कार्बन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो जब वो कंबाइन होता है तो कौन सा नया एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कहलाती। इतनी बात समझ में आई, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इनका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, मैटर का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं मेज़रमेंट करने के लिए, उनको हम देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे हमको किसी भी मैटर को या किसी भी सब्सटेंस को अगर मेज़र करना है तो या तो हम उस सब्सटेंस की, एक मिनट, या अगर मेज़र करना है, मेज़रमेंट ऑफ लिख लेते हैं, मेज़रमेंट ऑफ सब्सटेंस हमने लिख लिया इतना, मेज़रमेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, और उनकी यूनिट्स भी लिख लेते हैं, एंड दियर यूनिट्स। ठीक है, तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ, मतलब सब्सटेंस की लेंथ क्या है, उसका मास क्या है। ठीक है, फिर लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टेम्परेचर। ठीक है, फिर लिख लेते हैं और भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, और जैसे हो गया, बस इतनी समझिए, हाई स्कूल में इतनी इंपॉर्टेंट, लेंथ, मास, टेम्परेचर। अब जो लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से डिनोट करते हैं,
टेम्परेचर को डिनोट करना है तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनकी एसआई यूनिट की बात करें तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो केल्विन होती है। और इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एसआई यूनिट हैं। अब उसके बाद हम बात करें कि एसआई यूनिट को कैसे, उनका सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पे एम, यहाँ पे किलोग्राम में केजी लिख देंगे। केल्विन में हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। एम्पियर को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। सो मैंने तो इसको यहाँ पे रफली समझाया है, बट इसकी मैं एक पिक्चर अच्छे से मैं इसको बना के उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। आपको डाउनलोड करना होगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी जितनी भी आपकी क्वेरी है उनको पूछ सकते हो। बट टाइमिंग क्या होगा, 9 PM to 11 PM, ना उससे पहले ना उसके बाद में, ठीक है। तो आप 9 PM to 11 PM उन सारी चीज़ों को पूछ सकते हो जो भी कन्फ्यूज़न हो आपको। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। गुड बाय।